हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लगातार मैं आप लोगों को क्लास 12 की फ़िज़िक्स की क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं और आप सभी को पता है कि हम फिज़िक्स सेकेंड पेपर के अंतर्गत अध्याय नंबर 9 आपको पढ़ा रहे हैं। और आज इस अध्याय के अंतर्गत आप लोगों को हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। एक क्रांतिक कोण के बारे में बताएंगे, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। एक प्रश्न आप लोगों को और यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। और इस संबंध की सहायता से आपको यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए जाएंगे, जहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बनता ही है। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर जो है नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो आप देखिए, बालाजी स्टडी मोशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छी रेटिंग में, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना सभी विद्यार्थियों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ एक अपवर्तक पृष्ठ और ये हमारा है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अपवर्तन की घटना में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, ये देखिए पहले मैं ऊपर बना लेता हूँ सघन माध्यम, ठीक है। ये सघन माध्यम, नीचे वाला आपका विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, ठीक है ना। और ये अपवर्तित किरण होती है और ये अभिलंब होता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका अपवर्तन कोण होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में भैया जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण R होता है उसका मान आपतन कोण से बड़ा होता है। किस स्थिति में? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में जो कोण R का मान होता है, यानी जो अपवर्तन कोण होता है, वो सदैव आपतन कोण से बड़ा होता है। आप देख पा रहे हो ये कोण बड़ा है। और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर इस आपतन कोण का मान धीरे धीरे हम बढ़ाएं, मतलब ये जो आपकी आपतित किरण है, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, इस किरण को थोड़ा थोड़ा, इसके कोण को अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये जो अपवर्तित किरण है थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हम क्या करें, ऐसी स्थिति में इस किरण को आपतित करें कि जो ये हमारी अपवर्तित किरण थी, जो हमारी ये अपवर्तित किरण थी, ये एकदम जो है अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने लगे। मतलब यहाँ से जो कोण बन जाए वो 90 डिग्री बन जाए। तो इस स्थिति में जो यहाँ पर आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण जो होता है वो आपका कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है भैया? क्रांतिक कोण। और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी हम परिभाषा कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। सबसे आसान परिभाषा, क्रांतिक कोण कहाँ बन रहा है आप बताइए? सघन माध्यम में बन रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही थी। तो हम इसकी परिभाषा ले सकते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, क्योंकि क्रांतिक कोण एक प्रकार का आपतन कोण ही होता है, ठीक है ना। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, आप देख सकते हो नीचे वाला विरल माध्यम है, विरल माध्यम में ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। ये कितना होता है? 90 डिग्री। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। बहुत ही आसान परिभाषा मैंने आपको क्रांतिक कोण की बता दी है। और क्रांतिक कोण को भैया C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C से। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही थी तो जब हमने इसके आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाया और एक ऐसी स्थिति तक ले गए कि जो ये अपवर्तन कोण था, ये अपवर्तित किरण धीरे धीरे पहुंच गई यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर। मतलब अभिलंब के साथ ये कोण कितना बनाने लगी? 90 डिग्री का कोण बनाने लगी। तो जैसे ही अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने लगे, उस स्थिति में जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, यानी जो आपतन कोण बनता है, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण
कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, वह आपका क्या कहलाता है भैया? क्रांतिक कोण कहलाता है। बताइए सभी को क्रांतिक कोण समझ में आया कि नहीं आया? क्रांतिक कोण की क्या परिभाषा होती है? अब इसी क्रम में हम आप लोगों को यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बता देते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी फिगर में आप समझ जाओगे। देखिए ये इतनी बात हो गई क्रांतिक कोण की। अब यहाँ तक मान लीजिए हम जिद्दी थे, बात नहीं माने, हमने यहाँ तक जब बढ़ाया तो ये किरण यहाँ तक पहुँच गई और ये किरण अब विलंब के साथ बना रही थी 90 डिग्री का कोण, लेकिन अभी भी कुछ गैपिंग थी। तो इस किरण को थोड़ा सा और आगे, मतलब इस आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपतन कोण क्या है इस स्थिति में? तो क्रांतिक कोण हो जाता है। तो अब ये जो क्रांतिक कोण था, अभी तक मैंने क्या किया? इस आपतन कोण का मान बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने लगी। तो इस स्थिति में जो कोण बना उसे क्रांतिक कोण बोला। अब इस क्रांतिक कोण का मान इतना ज़्यादा हम बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ा दें कि इतना बढ़ा दें कि ये जो प्रकाश किरण है, अब बताइए इधर की ओर जा रही थी तो ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच चुकी थी। जो जैसे इसका मान और बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरण पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही वापस होने लगेगी कि नहीं? मतलब हम क्रांतिक कोण का मान, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें तो जो प्रकाश किरण है, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान बढ़ाने पर जो ये प्रकाश किरण है, जो अपवर्तित किरण है, ये यहाँ पर विरल माध्यम में ना जा करके कहाँ पर लौट जाएगी? पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही वापस हो जाती है। और इस घटना को हम बोलते हैं भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। यदि क्रांतिक कोण का मान, बहुत ही आसान शब्दों में, यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या कर दें? थोड़ा सा बढ़ा दें तो अपवर्तित किरण या प्रकाश किरण कहाँ जा रही थी? बताइए, विरल माध्यम में जा रही थी। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जा करके सघन माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में पुनः वापस हो जाती है। सघन माध्यम में ही पुनः पूर्ण रूप से वापस हो जाती है। और जो ये घटना होती है हो जाती है। और जो ये घटना होती है, ये घटना कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब क्रांतिक कोण का मान हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण जो है वो विरल माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसके अनुप्रयोग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, जैसे हीरे का चमकना किसके कारण होता है? हीरे की चमक जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हीरे प्रकाशिक तंतु, आपने पढ़ा होगा प्रकाशिक तंतु, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये आपके उदाहरण मैंने दे दिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ठीक है, और ज़्यादा सिलेबस में नहीं है ना, तुम्हें डिटेल से पढ़ा देता, बस इतना समझ लीजिए। अब इसमें एक छोटा सा रिलेशन आता है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो भैया ले लीजिए, बहुत ही मैंने डीपली आपको समझा दिया है क्रांतिक कोण के बारे में। अब अगला एक छोटा सा रिलेशन है, उसको भी जान लीजिए। उसके बाद ये जो आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और गोली दर्पण था, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा इस इकाई के अंतर्गत। और फिर हम पढ़ेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन यानी लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे जानते हैं। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? अपवर्तनांक, एक छोटा सा रिलेशन है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। और हमेशा याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए दो शर्तें हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए, तो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध कैसे निकालेंगे? यदि विरल माध्यम को भैया हम 1 से व्यक्त करें, विरल माध्यम को 1 से तथा
सघन माध्यम को, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम को 2 से व्यक्त करें तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश गण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसको लिखेंगे 2n1 से। ठीक है, अगर विरल माध्यम को 1 से व्यक्त कर रहे हैं और सघन माध्यम को 2 से व्यक्त कर रहे हैं, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक को किससे लिखेंगे? 2n1 से। क्योंकि अगर अभी जैसे हम ये बोलते विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक तो 1n2 लिखते, लेकिन हमने कहा है कि सघन माध्यम को हम 2 से व्यक्त कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम को 1 से लिख रहे हैं, तो 2n1 बराबर कितना हो जाएगा? स्नेल के नियम से sin i बटे में sin r। ये मैंने कहाँ से लिखा? स्नेल के नियम से लिखा। कहाँ से लिखा? स्नेल के नियम से। यहाँ पर हम आपको अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रांतिक कोण की कंडीशन में जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के कब बराबर होता है? जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तभी तो आई जो होता है वो सी के बराबर होता है। ये मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। रखने पर तब यहाँ से आपको मिल जाएगा 2n1 बराबर, ये आपका हो जाएगा साइन आई के स्थान पर कितना लिख देंगे? आई के स्थान पर सी लिख देंगे, बटे में आर हो गया, और आर के स्थान पर कितना लिख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। चूँकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। चूँकि साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 रखने पर ये हो जाएगा आपका 2n1 बराबर साइन सी, बटे में 1 रखो है ना रखो। अभी आप लोगों को मैंने इसके पहले प्रकाश की उत्क्रमणीयता बताया था, ठीक है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उसमें बताया था कि जो 2n1 का मान होता है वो 1/1n2 के बराबर होता है। लिखोगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, कहाँ से? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आप जानते हो कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये मान यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो देखिए इस 2n1 के स्थान पर लिख सकते हैं 1/1n2 बराबर कितना हो जाएगा? साइन सी। तो 1n2 बराबर आपका हो जाएगा कितना भैया? 1n2 को इधर ले जाओगे तो साइन सी आ जाएगा बटे में 1/साइन सी। सी क्या है यहाँ पर? क्रांतिक कोण। 1n2 क्या है? 1 था आपका भैया विरल माध्यम, 2 क्या था? सघन माध्यम। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो 1/साइन सी, जहाँ सी है आपका क्रांतिक कोण। तो इस तरीके से कह सकते हो कि जो अपवर्तनांक होता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का, या जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण के क्या होता है भैया? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सी बटे में, तो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सीधी सी बात है, जिस रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा, और जिस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा उस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। तो एक रंग आपका होता है बैंगनी, तो बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? अपवर्तनांक आपका ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण आपका भैया कम हो जाएगा। क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, याद रहेगा। और जो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है भैया? कम होता है, ठीक। तो अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इस स्थिति में जो क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण वो क्या होगा भैया? वो आपका ज़्यादा होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा यहाँ पर कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसलिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है। नोट करके आप लिख सकते हो। जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने की वजह से क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होता है। आज की इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, आपको मैंने क्रांतिक कोण के बारे में बताया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये मैंने बताया, साथ ही में क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है इसको मैंने बताया।
उम्मीद है कि भली बात आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।